गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटेंसी में सब्सक्रिप्शन। आई होप आप लोग का क्लियर हो गया हो। अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम काइंड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में ये बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, मतलब एकदम क्लियर से नहीं दिया है, और डीके गोयल की बुक में ये वाला टॉपिक दिया है। तो आप अगर इसको समझ लेंगे तो या तो डीके गोयल पढ़ें या एनसीईआरटी, दोनों में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको पढ़ने के लिए देखिए, सबसे पहले अभी हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन पढ़ा, तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, फार्मूला। उसके बाद हम लोगों ने उसको लेज़र में देखा कि लेज़र में कैसे इसको, अब मतलब वो फार्मूला बना कैसे, इसमें हम लोग आज पहले लेज़र देखेंगे, ठीक है ना। देखिए कंज्यूमर आइटम मतलब क्या होगा कि जैसे आप एनपीओ में या एनजीओ में कोई भी सामान खरीदते हैं यानी स्टॉक, ठीक है, तो उसका खरीदना, उसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडवांस पेमेंट, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए एक चीज़ पहले आप लोग मेरे साथ साथ बनाइए। सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट, सबसे पहले बनाइए आप लोग क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स मतलब समझते हैं लेनदार, और क्रेडिटर होते क्या है आपके एसेट्स की लायबिलिटी, तो लायबिलिटी होते हैं ना लायबिलिटी, और एसेट्स आप, और डेप्टर क्या होते हैं, डेटर यहाँ पे डेटर नहीं आएंगे, क्रेडिटर आपके यहाँ क्या लायबिलिटी। पूरा लिखते नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। देखिए लेजर का खाका आप लोगों ने कैसे बनाया था, देख आपका ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड, बीच में आपका ये अमाउंट का कॉलम, ऐसे आप लोग सिंपली बनाइए। अभी आज इसको पढ़िएगा, कल इसका फार्मूला कैसे निकला वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। सिर्फ समझिए क्रेडिटर अकाउंट, और आप लोग प्लीज़ इसको नोट भी करते रहिए कि बाद में भूलें ना आप लोग। देखिए क्रेडिटर अकाउंट, दूसरा हम बनाएंगे स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट में भी वही चीज़, ये डेबिट साइड आपका, ये क्रेडिट साइड। लेज़र बनाना तो आप लोग को याद ही होगा, हमने आपको बताया था 11th में, हम भी बताए थे, सर भी बता रहे होंगे। उसके बाद आप आते हैं लास्ट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे बन गया, इसको अभी हम आप लोग को समझा दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं ना, तो आप गुड्स परचेज करते हैं या कोई भी सामान, तो उसमें किसी से परचेज करते हैं, या तो कैश या तो क्रेडिट। तो क्रेडिट जब परचेज करते हैं तो आपको याद होगा कि जब हम उधार खरीदते हैं तो जिस पर्सन से हमने सामान उधार खरीदा या क्रेडिट पे खरीदा है, तो वो पर्सन कोई नाम होता है, जैसे रामू से खरीदा, श्याम से खरीदा, किसी इंटरप्राइजेस से, ऐसे करके। तो इसमें क्योंकि आप लोग को याद है कि हम लोग जो एनपीओ पढ़ रहे हैं वो ठीक हमारा जनरल में जैसे हम करते थे, बस कैश अकाउंट की जगह हम लोगों ने क्या बनाया, इनकम एंड रिसिप्ट अकाउंट, और पीएल की जगह हमने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम लोग यही कर रहे हैं ना। अब देखिए समझिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है, जिससे हम कोई भी वस्तु क्या खरीदते हैं, क्रेडिट पे परचेज करते हैं ना। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जब हम कोई सामान क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो जिससे करते हैं, मान लेते हैं ये रामू है, ठीक है, तो जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो जो रामू है वो क्या बन गया, हमारा क्रेडिटर बनता है ना। क्रेडिटर मतलब वही
जो हमारा क्या है, लेनदार है। हमने उससे सामान खरीद रखा है लेकिन उधार पैसे नहीं दिए हैं, तो वो हमारा क्या है, क्रेडिटर है। और क्रेडिटर हमेशा याद रखिएगा क्या होती है, लायबिलिटी। ठीक, लायबिलिटीज। क्यों लायबिलिटीज है, क्योंकि हमने उधार खरीदा है तो हमको आज न कल उसका पेमेंट क्या करना है, करना ही करना, वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है। दूसरा चीज़ देखिए, जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, सिंपल सा, मेडिसिन परचेज फ्रॉम रामू। ऐसी जनरल एंट्री आप लोगों ने की है ना, मेडिसिन परचेज फ्रॉम रामू, यानी कि रामू से हमने मेडिसिन परचेज की। यहाँ पे न कैश का जिक्र हो रहा है न क्रेडिट का। तो हम आपको पहले भी बताए थे कि अगर कैश का मतलब अगर कैश का जिक्र करें तो हम तो मानेंगे कि नगद खरीदा, लेकिन वहाँ यहाँ पे न कैश के आ रहा न क्रेडिट, तो हम मान लेते हैं कि उसने हमेशा किस पे खरीदा होगा, क्रेडिट पे। तो जनरल एंट्री याद है आप लोग को, हम लोग क्या करते थे, मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि क्रेडिट खरीदा है तो हमने उसका नाम है रामू। ठीक है, मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू रामू। कोई भी सामान खरीदेंगे, अगर गुड्स भी खरीदते तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रामू करते। और यहीं पे ऑन कैश अगर रहता है कि मेडिसिन परचेज फ्रॉम रामू फॉर कैश, तो हम यहाँ पे मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट है इसलिए हम क्या लिखेंगे, रामू लिखेंगे। अब देखिए, अब क्या हुआ, जब एनपीओ में हम ये जनरल एंट्री करें, यानी कोई भी सामान जब एनपीओ के लिए खरीदेंगे, क्लब्स कोई भी सामान, स्टेशनरी का सामान होगा या क्लब के लिए कोई भी सामान होगा, जब परचेस करेंगे तो हम यहाँ जो सामान है यानी गुड्स है उसको हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, रामू की जगह हो जाएगा हमारा, रामू है ना, रामू की जगह हम लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया कि मेडिसिन की जगह कोई भी हम क्या हमेशा लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट लिखेंगे एनपीओ में, और जिससे खरीदे हैं उससे हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। उसका नाम ना लिख के हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। अगर ये कैश होगा तो हम कैश। अब चलिए आगे, अब देखिए दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे। अच्छा, अब इसको हम जब ये एंट्री जब सामान परचेस करेंगे तो इसकी एंट्री हम लेजर में दिखाएंगे। तो कैसे आप दिखाते हैं, एक स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो हम क्रेडिटर अकाउंट पहले बनाए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बनाए क्रेडिटर अकाउंट, तो हम क्रेडिटर तो क्या दिखाएंगे, बाय स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट। कैसे है, क्यों है बाय, तो क्रेडिट हमने क्या किया था, परचेज, क्रेडिट परचेज हमने क्या किया, परचेज क्रेडिट पे। आई होप आप लोग को ये समझ में आया करते। फिर ये एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होगी ना, तो स्टॉक अकाउंट में हम इसको कहाँ दिखाएंगे, टू क्रेडिटर अकाउंट। सेम एंट्री दोनों होगी ना एक ही साथ, एक क्रेडिटर अकाउंट में बाय स्टॉक अकाउंट और एक स्टॉक अकाउंट में टू क्रेडिटर। क्या था, यहाँ भी कंडीशन वही है, क्रेडिट परचेज। ठीक है, आपने सामान खरीदा। दूसरी एंट्री हम क्या करते हैं, दूसरी एंट्री है, मान लेते हैं कैश पेड, ये पहली है, ये दूसरी है आपकी, कैश पेड टू रामू। मतलब हमने रामू को क्या किया, जैसे उधार खरीदा तो हमने रामू को क्या किया, पेड किया। तो क्या एंट्री करते हैं आप, रामू अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने रामू को पेड कर दिया, टू कैश अकाउंट। तो हम एनपीओ में क्या करते हैं, रामू हमारा क्या रहेगा, ये क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह हमने क्या पर्दा चढ़ा रखा है एनपीओ में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश अकाउंट का एनपीओ में हम क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
तो ये हमारा अगर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसका हम कहाँ करेंगे, अब इसका पोस्टिंग करेंगे लेजर में। तो देखिए इसका नहीं करेंगे, ये तो आपको समझाया जा रहा है, और ये चीज़ ये आपका मेन है। देखिए अब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो क्रेडिटर अकाउंट में ये हो जाएगा आपका टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्रेडिटर में यहाँ लिखिए, आप सोच रहे यहाँ क्यों छोड़ा, अभी बता दे रहे हैं। टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट टू क्रेडिटर, ये किसकी एंट्री है, पेमेंट टू क्रेडिटर, हो गया। और क्रेडिटर अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो क्रेडिटर टू और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। अब आगे चलिए, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया हो। अब देखिए इतना तो हुआ, हम लोग ने जब परचेज एंट्री किया तो आपको बताया था कि एक साल पे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, या हर मंथ हम अगर बनाते हैं जनरल लेजर, तो उसमें क्या करते हैं कि एक साल के बाद, जैसे हमारा ईयर शुरू हो गया 1 अप्रैल टू 15 31 मार्च 2016, ये होता है हमारा एक ईयर फाइनेंशियल ईयर। तो आप ध्यान दीजिए कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2016 को हमने एक साल का हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो जो 31 मार्च 2016 को अगर जिस दिन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के ख़त्म किया, क्या उस समय सारा हमारा जो स्टॉक रहता है वो ख़त्म हो जाता है? नहीं ख़त्म होता है। तो उस ईयर के लिए जो स्टॉक बचा रहता है वो हमारा क्लोजिंग रहता है। ये सब चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं। और यही चीज़ अगर 1 अप्रैल 2016 में आता है, तो यही 10,000 का जो भी अमाउंट है वो हमारा क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस समझ में आया, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो हम ईयर का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन देखिए क्या होता है, मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग आप लोग को पहले याद है, क्योंकि जब भी हम कोई मतलब बिजनेस करते हैं तो हमारा बिजनेस एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो क्या होता है कि मतलब जब हम सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के पूरा करते हैं, तो वो साल के अंत में फिर साल का जब नया साल स्टार्ट होता है, तो जो पीछे बचा होगा वो हमारा, जैसे जितने भी हमने स्टॉक रखे हैं, जरूरी नहीं होता है कि सारे बिक गए हों, तो जो बिना बिके हुआ स्टॉक रहता है वो उस साल के लिए क्लोजिंग हो जाता है। और ठीक उसके एक साल के बाद, यानी एक दिन के बाद ही वो हमारा क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है। जैसे हम बताया 31 मार्च 2016 को अगर 10,000 का स्टॉक है तो उस ईयर के लिए क्लोजिंग है, और नेक्स्ट ईयर के लिए जब हम नया फाइनेंशियल मतलब नया ईयर जब स्टार्ट करते हैं तो वो वही बैलेंस सेम हमारा ओपनिंग हो जाता है। आप देखिए दूसरी कंडीशन क्या इसमें होती है, जैसे ये भी हो सकता है कि ये जो एनपीओ है वो कुछ पैसे क्रेडिटर को, क्योंकि बार बार वो स्टॉक क्रेडिटर से लेता है, यानी रामू से उसका ट्रांजैक्शन हमेशा चल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि उसके पास पैसे अधिक हैं तो वो एडवांस में दे रहता है। एडवांस क्या होता है, एडवांस में दे रखा है, ठीक है। इमेजिन करें जैसे वो क्या करता है कि कभी कभी उसके पास अधिक पैसा है तो वो क्या करता है, वो एडवांस में भी पैसा दिया रहता है कि आज न कल आपसे गुड्स क्या करने परचेज करनी है, तो हम आपको कुछ पैसे एडवांस दे रखे हैं कि अगर बाद में अगर हमारे पास नहीं रहे तो आप आसानी से हमको स्टॉक क्या कर सकें, प्रोवाइड करा सकें। आइए तो जो ध्यान दीजिए, जो एडवांस में ये दिया है, उधार खरीदते तो वो तो लायबिलिटी होती है हमारी, लेकिन हम अगर किसी को इन एडवांस में दे रखते हैं तो वो जो एडवांस होता है वो हमारे लिए एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स होता है। क्लियर हो गया। अब चलिए इसकी एंट्री करते हैं लेजर में। ये खाका आप लोग बना लीजिए और तैयार कर लीजिए। देखिए जो एसेट्स होता है ना, जो एसेट्स होता है वो क्रेडिट डेबिट साइड रखेगा हमेशा। टू एडवांस
आप इसको याद भी कर लेंगे एज ए फार्मूला, फिर लगाते लगाते आप लोग को समझ में आ जाएगा। सप्लायर टू सॉरी, ये टू क्या है, जो जनरल में टू और बाई लिखते हैं वो है एडवांस टू सप्लायर। वो क्या होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, यानी जो हमने एडवांस में दे रखा है। फिर यहाँ पे देखिए आएगा, यहाँ पे लिखिए बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। क्योंकि आप याद है जब हम स्टॉक अकाउंट या परचेज अकाउंट बनाते थे तो हम जब एक साल का बंद करते दूसरे साल जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर रहता था तो हम टू और बाई करते थे, वही चीज़ें। तो ये जो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो इस साल के लिए क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये आपके सवाल में दे रखा है, सारा दिया रहेगा। फिर उसके बाद बाय एडवांस क्लोजिंग, अगर एडवांस का कोई क्लोजिंग है तो वो यहाँ दिखाएंगे हम, बाय एडवांस। ओपनिंग अगर एडवांस रहेगा तो यहाँ पे दिखाया जाएगा, यानी क्रेडिटर के डेबिट साइड में एडवांस। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा रहेगा तो आपका यहाँ दिखाया जाएगा एडवांस टू सप्लायर। ये हम आपका होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस। कल सवाल लगाएंगे हम लोग तो आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। बस आप लोग इसको याद रखिएगा हमेशा। टू, ये खाका याद कर लीजिए, या तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये खाका। अगर आप लोग 2-4 सवाल लगाएंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा और समझ में आ जाएगा। देखिए टू ए बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी, ये आपका क्लोजिंग ठीक है। ये आपका अमाउंट हो गया, ये दो इसका बैलेंस हम कर देंगे ये बराबर, यहाँ पे जो जोड़ेंगे हम लोग न्यूमेरिकल में तो यहाँ पे आएगा। अब देखिए टू स्टॉक में बाई सेल ऑफ स्टॉक, हम जब स्टॉक अकाउंट जब परचेज सेल करते हैं तो क्या दिखेंगे यहाँ पे, बाई सेल ऑफ स्टॉक बुक वैल्यू दिखाएंगे हम यहाँ पे, जो बुक वैल्यू रहेगा उसको दिखाया जाएगा। इसलिए खाका बना देते फिर समझाना ना। बुक वैल्यू वाइज टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे देखिए लिखिए टू ओपनिंग। अगर ये आप लोग को उतने अच्छे से नहीं समझ में आया तो प्लीज़ अभी 11th की बुक से एक बार परचेज जो आप लोग ने किया होगा जैसे फर्नीचर या कुछ भी, तो आप लोग जो लेज़र बनाए होंगे एक बार उसको देख लेंगे तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। बैलेंस बी डी ऑफ बिगनिंग, बैलेंस बी डी, यहाँ पे जो होता है तो वो हमेशा ओपनिंग रहता है, ओपनिंग बैलेंस लाते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे क्रेडिटर है, यहाँ पे टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पहले तैयार कर लीजिए इतना फिर समझा रहे हैं। कैश परचेज, क्योंकि आप लोग कभी कभी क्या करते हैं कैश परचेज भी करते हैं तो उसका जो एंट्री करते हैं उसका भी दिखा रहा है। स्टॉक अकाउंट डेबिट यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं ना, अगर हम क्रेडिट पर न लेके किस पे करते हैं, कैश में, तो वो है टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब बाई बैलेंस सी डी, यहाँ पे बाई
बैलेंस CD, कोई क्लोजिंग है अगर स्टॉक का वो, तो ये अमाउंट आपका पता चल गया। ये जो सेल किया है, फिर सेल करने के बाद जो बचा है, अब हमारा आएगा यहाँ पे बाई। यहाँ देखिए, जब ये सब चीज़ें आपका सवाल में गिवन रहेगा, ध्यान दीजिए, ये सब गिवन रहेगा, आपको यही निकालना है। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंज्यूमर प्राइस, यही आपका होगा कंज्यूमेबल प्राइस, यही आपका होगा कंज्यूमेबल प्राइस, यही आपको निकालना है सवाल में। इसी का फार्मूला हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, जब ये चीज़ें दी रहेंगी आपके न्यूमेरिकल में और ये दोनों, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आएगा यही आपका क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, यही आपको निकालना है बार बार। अब देखिए, अब ये जो चीज़ आएगी ना, इसी को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, ये आपका ये पूरा बन के खाका क्या हो गया, तैयार हो गया। चलिए एक चीज़ समझते हैं और देखिए, यहाँ पे देखिए स्टॉक है। स्टॉक मतलब कोई भी, जो आप लोग पहले क्या बनाते थे, परचेज अकाउंट, या फर्नीचर, या आप लोग मशीनरी या स्टेशनरी, कुछ भी होगा तो आप क्या दिखाएंगे इसमें, स्टॉक अकाउंट। हम मानते हैं कि रामू से मतलब किससे, रामू से 4,000 रुपये का हमने क्या किया, क्रेडिट पे खरीदा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, रामू है, रामू से हमने 4,000 रुपये क्रेडिट पे खरीदा, और हमारे पास क्या है, मतलब ये पहले से हमारे पास 5,000 रुपये का, यानी 5,000 रुपये का पहले से हमारे पास कोई स्टॉक है। तो हम जो पहले से रहता है और इस नए साल में जब हम उसका उपयोग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। फिर हमने उधार क्या किया, खरीद किया, तो अब दोनों मिलके कितना हो गया, 9,000 रुपये, यानी 9,000 का स्टॉक हुआ। कैसे, ओपनिंग स्टॉक, हमने क्रेडिट पे परचेज किया वो। उसके बाद क्रेडिट परचेज, और कुछ स्टॉक हमने कैश पे परचेज किया, कैश परचेज। ध्यान दीजिए, हमारे पास 5,000 का स्टॉक था पहले ईयर, मतलब पिछले साल का, तो इस साल जब हम लाए तो वो हमारा 5,000 स्टॉक हो गया, कितने का, वो हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। फिर हमने रामू से 4,000 का माल क्या खरीदा, उधार खरीद लें, यानी कि 4,000 स्टॉक। फिर हमने कुछ स्टॉक, मान लेते हैं 6,000 रुपये का स्टॉक हमने कैश परचेज किया, यही कंडीशन, ये जनरल एंट्री आप लोग करते थे, आप लोग को याद होगा। तो यानी कि टोटल हमने कितना खरीद लिया, 15,000 का स्टॉक हमारे पास हो गया। समझ में आया, 5,000 का ओपनिंग था, 4,000 का हमने उधार खरीदा, 6,000 का हमने कैश में खरीदा, तो टोटल मिलके हमारा कितना हो गया, यानी कि हमारे पास 15,000 का स्टॉक हो गया। अब क्या करते हैं, हम सेल करते हैं। मान लेते हैं कि हमने स्टॉक को सेल कर दिया 3,000, ठीक है, 3,000 का हमने क्या किया, सेल कर दिया। सेल जब हम करते हैं तो कैश की जगह हम इसमें देखिए, जहाँ भी कैश अकाउंट आएगा ना, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कैश टू सेल्स करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, तो कैश की जगह हम अपना क्या दिखाएंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और सेल की जगह आप क्या दिखाएंगे, स्टॉक अकाउंट। समझ में आ गया, कैश टू सेल। देखिए, जब अभी तो परचेज का बताया था, जब सेल करेंगे तो सेल की एंट्री क्या करते हैं आप लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट याद है ना, सेल्स अकाउंट। अगर उधार खरीदते हैं तो उसका नाम लिखते हैं रामू, अकाउंट डेबिट टू टू सेल्स अकाउंट। तो अब कैश की जगह एनपीओ में आपका क्या रहता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और सेल्स की जगह आपका क्या रहेगा, स्टॉक अकाउंट। इतना क्लियर हुआ। तो वही कह रहा है। तो आपका हो गया, अगर उधार, अगर उसने सेल किया, अगर कैश सेल किया तो हम करेंगे कैश टू सेल्स, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अगर उसने क्रेडिट सेल किया हो, यानी 3,000 रुपये का उसने क्रेडिट सेल किया हो उधार पे, तो आप दिखाएंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, यही जनरल एंट्री करेंगे। तो आप देखिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट है। और फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिए, देखिए आप लोग को बस वही बैठाना है, परचेज और सेल की एंट्री एकदम आप लोग को क्लियर याद होनी चाहिए, उसी पे ये है। बस परचेज और सेल्स अकाउंट की जगह क्या लिखना है आपको, स्टॉक अकाउंट। और जब कैश या क्रेडिट पे कर रहे हैं तो मतलब अगर किसी का नाम रहेगा तो उसको क्रेडिटर अकाउंट दिखाएंगे, और अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश अकाउंट की जगह इसमें हम लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आप लोग परचेज और सेल की जनरल एंट्री जाके 11th की बुक से एक बार कर लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसका हो गया, टोटल स्टॉक हमारा 15,000, सेल किया हमने 3,000, तो अब इसके हिसाब से कितना बचा, 12,000। ठीक है, 12,000 बचा। और क्लोजिंग में सवाल में दिया है, अगर क्लोजिंग में दिखा रहा है आपका 10,000 रुपया, ठीक है ना, क्लोजिंग में ऐसा सवाल में दिया रहेगा कि उसका स्टॉक आपका दिया रहेगा कितना, 15,000, उसने सेल किया 3,000, तो आराम से आपका 12,000 बचा। लेकिन 12,000 में वो क्लोजिंग में 10,000 दिखा है, तो 10,000, अब तो देखिए यहाँ पे 12,000 बचा, यानी कि 2,000 रुपया कहाँ गया, वही अमाउंट हम लोग क्या करेंगे इसमें निकालेंगे, इसके द्वारा कंज्यूमेबल प्राइस में यही चीज़ क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे। इसी को हम लोग कल सीखेंगे अच्छे से सवाल के द्वारा, तब आप लोग को और क्लियर हो जाएगा।